हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रईस शेख है, जिन्होंने आज विधानसभा में फेरीवाला जो मुंबई के हैं उनको लेकर सवाल उपस्थित किए हैं कि जिस तरीके से बीएमसी उनको हटा रही है, उनके रोज़गार पर कहीं ना कहीं एक बड़ी ही दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उनका रोज़गार जो है वो खतरे में है। ऐसे में रईस शेख हमारे साथ हैं। आज आपने विधानसभा में आपका लक्ष्यवेदी था, जिसमें आपने सवाल खड़े किए हैं कि फेरी वालों को भी उनको फेरी लगाने का व्यवसाय करने का अधिकार है। ये रईस शेख नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक परसेंटेज तय किया है कि पॉपुलेशन का 2 या 3% जो है फेरी वाले हो सकते हैं। क्यों किया कि देश में हम सबको रोज़गार नहीं दे पाते। देश में कोई भी व्यक्ति रास्ते पे फेरी लगाने के लिए नहीं चाहता है, उसको कोई पर्याय नहीं रहता, इसलिए वो करता है। अब रेगुलेटेड हॉकिंग होना चाहिए। रेगुलेटेड हॉकिंग का मतलब है कि जहाँ पे नागरिकों को भी असुविधा न हो और वो अपना रोज़गार भी करे। आज बहुत सारे लोग क्यों रास्ते से खरीदते हैं? क्योंकि वो गरीब है, वो सस्ते में चीज़ें खरीदना चाहते हैं। फेरी वाला धोरण 2014 में बना। 2014 के बाद टिस ने उसका सर्वे किया, 1 लाख के करीब एप्लीकेशन आए, 32,000 को पात्र किया गया। बाकी की स्क्रूटनी नहीं हुई। आज मुद्दा क्या है? कोर्ट में केस है, कैसे होना चाहिए सर्वे, कैसे होना चाहिए पात्रता, कैसे टाउन वेंडिंग कमेटी होना चाहिए, कैसे नियम बनना चाहिए। जब तक ये नहीं होता तो टेम्परेरी जो 32,000 लोगों को कम से कम सर्वे किया है उनको टेम्परेरी पिचेस दे दो। अब तक हॉकिंग का कहीं कर कुछ भी पिचेस नहीं दी गई है। ये पूरे प्रोसेस के हिसाब से कहीं पे भी लगा रहे हैं। अभी तो हर कोई लगा रहा है। कल कोई आया, उसने भी लगाना है। 25 साल पहले के कोई बेचारा फूल बेच रहा है मंदिर के बाहर, वो भी है। हमारा कह रहे हैं कि जो 25 साल से धंधा कर रहा है और वो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाया, उसको प्राधान्य दिए, उसका निकष सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। मैंने नहीं, और ये असेंबली नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। तो इन सब बातों को देखकर आज जो निर्णय या आदेश दिया गया स्पीकर की तरफ से कि भाई टेम्पररी तौर पे कम से कम 32,000 लोगों को रेगुलेट किया जाए। मैं नहीं कहता कि उसको विधान भवन के बाहर बिठा दो, स्कूल के करीब नहीं, मंदिर के करीब नहीं। जो जो निकष होते हैं कि भाई ट्रैफिक जाम ना हो, वो सब करते हुए नियमित, जिसको कहते हैं हॉकिंग या फेरी वाला धोरण होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। वरना ये 5 लाख लोगों का हफ्ता ये बीएमसी के ऑफिसर लेते रहेंगे। आज अमित साटम ने मुद्दा उपस्थित जो किया कि अवैध बांग्लादेशी वहाँ पे बड़े पैमाने पर आप मोहम्मद अली रोड बना देना चाहते हैं, पूरे मुंबई को आप मालवनी बना देना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। सर, अगर एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या है तो सबसे पहले सरकार का काम है उनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए। और कहीं बांग्लादेशी इनको मिलते नहीं, हर मुद्दे को बांग्लादेशी से जोड़कर उस मुद्दे का जो है मूल उद्देश्य है निकाल कर राजनीतिकरण करना, ही अमित साटम जी का जो है काम है। लेकिन उसके साथ ही जो उदय सामंत जवाब दे रहे थे इन सवालों का, उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कि पूरी जो सूची है उसको हम स्क्रूटनी करेंगे, उसमें एक भी बांग्लादेशी हम नहीं रखेंगे। अच्छी बात है, स्क्रूटनी कर कर ही काम कीजिए, पर करिए तो सही। 10 साल 12 साल लग गए, आपको काम नहीं कर पा रहे। क्या आपको लग रहा है कि जब स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं तो और डिले हो सकता है, क्योंकि स्क्रूटनी करने जाएंगे तो शायद और वक्त लगे या उसमें कुछ और ऐसे नाम आ जाए से फिर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, स्क्रूटनी कीजिए, मुझे लगता है इतना वक्त नहीं लगेगा। ऑलरेडी सारा डेटा अवेलेबल है, एआई का इस्तेमाल कीजिए। डेटा सबमिशन तो हो चुका है, आपको खाली स्क्रूटनी करना है, मुझे नहीं लगता इतना समय लगेगा। लेकिन सवाल अब दूसरा ये भी कि 32,000 अगर पात्र हैं 2014 के हिसाब से एलिजिबल हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े पैमाने पे फेरी वाला मुंबई में एग्जिस्ट करते हैं। तकरीबन जो खुद अमित साटम ने कहा कि 5 लाख से ऊपर होंगे, शायद आंकड़ा उससे ज़्यादा भी का भी हो। तो ऐसे में आप एलिजिबल, उसके साथ में जो एलिजिबल नहीं हैं, वो कैसे आप बिठाएंगे? झगड़े तो बढ़ेंगे। देखिए, आपने 12 साल पहले सर्वे किया है, आपको रीसर्वे करना पड़ेगा। पात्रता के निकष है। कल आया हुआ व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं यहाँ पे हॉकिंग करूँगा, उसके पास कोई पुरावा होगा, कोई फाइन की पावती होगी जो 10 साल पुरानी होगी, उसी निकष के हिसाब से सर्वे करना है। और एक परसेंटेज तय हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि कितने % तक ही लोग रख सकते हैं, नियम है इसके। आप जो कह रहे हैं 5 लाख के 5 लाख पात्र नहीं हो सकते। पात्र वो हो सकता है जिसके निकष सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार ने बनाए, उसी नियम से। लेकिन फेरी वाला अवैध रूप से फेरी तो लगाते हैं, बावजूद उसकी कार्रवाई तो बीएमसी को करनी पड़ती है। तो कह रहा हूँ रेगुलेट कीजिए ना। आप लीगल और इलीगल में तय कब करेंगे? जब लीगल वाले को पावती मिलेगी। आज तो सरसकट सब पे कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और विधायक अमीन पटेल हैं। एसआईआर को लेकर बैठकें अभी से बीजेपी की ओर से शुरू हो गई हैं। पार्टी के स्तर पर बैठकें हो रही हैं कि आने वाले समय में, यानी कि अप्रैल में जब एसआईआर शुरू होगा, उस समय पर क्या कुछ करना है, जो मतदाता सूची है उस पर किस तरह से काम करना है, इसको लेकर आज एक बैठक हुई। किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि तकरीबन 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो संशयित है, जिन पे शंका उपस्थित होती है। हमारे साथ अमीन पटेल। आज बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी एक बैठक हुई विधान भवन के सेंट्रल हॉल में, उनको वहाँ पे मार्गदर्शन किया गया।
आने वाले समय में जब एसआईआर होगा उस पर कड़ी नज़र रहे, या जो भी ऐसे बोगस मतदाता दिखते हैं उनको लेकर पूरी प्रक्रिया में वो हिस्सा बने, इसको लेकर मार्गदर्शन हुआ। किरीट सोमैया कहते हैं कि तकरीबन 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो संशयित हैं या जिन पर शंका उपस्थित की जा सकती है। क्या लग रहा है एसआईआर को लेके कई राज्यों में लेके काफ़ी उसको लेके शंका और प्रश्न उपस्थित होता है? देखिए, एसआईआर को लेके पिछले दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ पे बहुत बड़ा वहाँ के प्रशासन ने बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाया था, और इसको लेकर के हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने भी इस मूवमेंट को बहुत तेज़ी से उठाया था और कई लोगों के नाम काटने से रोके गए थे। मगर ये बीजेपी जो ये बात कर रही है कि 50 लाख नाम डाउटफुल है, ये सब हवा बनाने का एक रास्ता है, और हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरे लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे कि एक भी व्यक्ति जो हमारे महाराष्ट्र में रहता है, जो वोट डालता है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, उसका नाम नहीं कटे, उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, उसके लिए हम मुहिम चलाएंगे। महाराष्ट्र का एक भी वोटर जो वोटर है उसका नाम नहीं काटना चाहिए, और ये बीजेपी की जो साजिश है जो 50 लाख का हवा बता के फिर नाम काटने का, ये हम होने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कड़ी से कड़ी इसको नोंद लेना चाहिए कि अब तो एसआईआर शुरू भी नहीं हुआ है और 50 लाख का फिगर सामने ला के रख दिया गया है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व में भी ऐसा देखा गया कई राज्यों में जहाँ पे एसआईआर हुआ है, जब पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके पहले बिहार में हुआ, तो यही नाम आए कि कई लोगों के डबल नाम थे, किसी व्यक्ति की उम्र और जो दर्ज उम्र है उसकी उम्र में उसमें काफ़ी फ़र्क था। ऐसी कई अनियमितताएं सामने आई, घर के पतों को लेकर कई अनियमितताएं आई। उसको लेकर कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी एसआईआर पे? देखिए, पिछले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी कई लाख वोट दोबारा मत डाउटफुल वोट बना के डाले थे। हमने इलेक्शन कमीशन से मीटिंगें की, लगातार मीटिंगें की, लोगों के पास गए, वार्ड ऑफिस में गए, और वो दोबारा नहीं है, किस तरह से नहीं है, उसके लिए हर बूथ के ऊपर हमने काम किया था। उसी तरह से एसआईआर को लेकर पूरा माँ विकास आघाड़ी जो इसके ऊपर काम करेगा, और हर एक आदमी जो महाराष्ट्र में रहने वाला है वो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम इसकी कमिटीज़ बनाएंगे, और कमिटीज़ बना के हर बूथ के अंदर हम काम करेंगे। वो एक और बात कहते हैं कि बांग्लादेशी जो हैं उनके प्रमाण पत्र की आप बात करते हैं, वो राहुल गांधी के ऊपर कहते हैं, खास करके राहुल गांधी जिस तरीके से कहते हैं कि अगर वो बांग्लादेशी तो उसका प्रमाण पत्र दें। किरीट सोमैया कहते हैं अगर बांग्लादेशी नहीं है तो वो सही है तो उनके जन्म का जो दाखिला होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो आप दे दें। इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो एक बर्थ का दाखिला, एक बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए लोगों की इतनी परेशानी हो रही है। पहले तो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए गवर्नमेंट ने। और दूसरी बात है, अगर बांग्लादेशी है, आप किसी को बांग्लादेशी कहते हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना। आप किसी को ऐसा उंगली रखकर, अगर बिहार से आया है, वो उत्तर प्रदेश से आया है, वो वेस्ट बंगाल से, उसको बांग्लादेश बोल के उसका नाम काट देंगे, वैसा हो नहीं सकता है। आज जो आदमी यहाँ पर रहता है, वोट पिछले दिनों में डाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एसआईआर करने का मतलब है कि उसको रिफाइन किया जाए, उसके मतलब उसके नाम के ऊपर, एसआईआर के नाम के ऊपर जो वोटर है उसका नाम काटने की जो साजिश है उसको हम नाकाम करेंगे। हमारे साथ अबू आसिम आजमी हैं, समाजवादी के पार्टी के नेता है। सबसे पहला सवाल आज कि आज मुंबई के जो हॉकर्स हैं उनको लेकर एक सवाल उपस्थित किया गया था, उसको लेकर ये कहा गया है कि जो बांग्लादेशी है उनको निकाल दिया जाएगा और सिर्फ जो 32,000 जो अधिकृत है उन्हें ही रखा जाएगा। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, बांग्लादेशी निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल निकाल दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती बांग्लादेशी बोल करके ना जो यहाँ पे एक माहौल तैयार किया जा रहा है, ये गलत है। मुसलमानों को बांग्लादेशी कहना, या बंगाल से जो लोग आए हुए यहाँ पे रहते हैं, जो बंगाली बोलते हैं, वो इसी देश के हैं, तो ये बांग्लादेशी बोल करके एक पोलराइजेशन करने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा तरीके से नेटवर्क तैयार करना चाहिए। जो लोग फेरी लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी जगह बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नाइट जो 24 आवर्स की मुंबई है ना, वो शुरू करना चाहिए, ताकि जो स्टेशन के पास या कहीं भीड़ रहती है तो शाम को, रात को, जहाँ जगह सड़क खाली रहती हैं वहाँ लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला उपस्थित होगा, क्योंकि पहले भी ये बात तो आदित्य ठाकरे ने उठाई कि नाइट लाइफ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कोई इससे ख़राब नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है कि खासकर तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना में उन्होंने कहा हुआ है कि वो बजट में उन्होंने कहा है कि वो दूसरे या तीसरे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको 25,000 रुपये ऐसे दंपतियों को दिया जाएगा, दूसरा तीसरा बच्चा पैदा करते हैं। खासकर डेमोग्राफी को, यानी कि संख्या को संतुलित करने के लिए कदम उठाया है। देखिए, ऐसा है ना कि जिसने दुनिया बनाई है ना, अगर 100 आदमी पैदा होते हैं तो 100 लड़कियाँ पैदा होती हैं। अब लोगों ने क्या सोनोग्राफी करके बच्चियों को मारना शुरू किया, तो दुनिया का पूरा वो जो है ना बिगड़ जाता है।
बहुत सारे मुल्कों ने पहले कहा कि एक बच्चा पैदा करो, अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चा पैदा करो, हम ज़्यादा पैसे देंगे आपको। तो ये सब चीज़ें ना भगवान और ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो जैसा दुनिया चलाता है वो चलाएगा दुनिया, उसको मालूम है दुनिया उसकी दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन एक बात जो होती है कहीं ना कहीं हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, उसको बढ़ाया जाए, ये जो बात होती है क्या उससे रिलेट करके नहीं देखते? ये सब सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ख़राब किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम की एकता करो, सब मिलजुल करो, और कुछ नहीं। एटीएस के खासकर छापे आपके इलाके में पड़ रहे हैं, खासकर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि जो वेबसाइट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो यहाँ पे चल रहा है, जो बॉर्डर क्रॉस लोगों के यहाँ पे है, उसको बंद कर दें। जिस तरह चाइना के सब व्हाट्सएप वगैरह बंद किए गए, इस तरह से इसको बंद कर देना चाहिए। अभी कोई आदमी भूल के उसमें कहीं एंट्री कर देता है तो पुलिस को तुरंत उसको पकड़ के समझा देना चाहिए उसको। वो लोग उसको चांस देते हैं और जाओ और जाओ और उन्होंने कुछ किया नहीं है। उन्होंने सिर्फ वो कहीं उसके अंदर कहीं एंटर करके कोई मैसेज कर दिया, यहाँ से वहाँ कर दिया है। कोई जुर्म हुआ नहीं है, कोई ऐसा जो है किसी को मारा नहीं है। सिर्फ कहीं ना कहीं उसमें सोशल मीडिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसे लोगों को पुलिस जो है ना बुला कर समझा देना चाहिए। पुलिस टारगेट करती है, इसके पहले भी अब पुलिस पकड़ती है, उसके बाद इनके साथ जिस तरह से वो लोग मारपीट करते हैं। 19 साल तक 13 लोगों को बंद करके रखा, और जो उनका जो है स्टेटमेंट जो लिया गया था वो सब बोगस था, और 19 साल बाद बेगुनाह छूटे। ये इस तरह से वो लड़के पकड़े जाते हैं, इनकी गलतियाँ नहीं हैं। अगर थोड़ा बहुत गलतियां कर रहे हैं तो पुलिस को बुलाकर उनको समझा के दूर करना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके उनको और इनवाइट करना, जैसे कोई हिरन को छोड़ देना और बोला शेर को आओ खाओ उसको, यही है। कैसे वेबसाइट को खुला छोड़ देना और लड़के उसमें घुस जाए, कहीं कुछ किया नहीं उन्होंने, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लेना। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इससे माहौल ख़राब होता है, लड़कों की ज़िंदगी ख़राब होती है। 19 साल तक जेल में पड़े रहेंगे, बाद में छूट कर आएंगे, बेगुनाह रहेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? अभी इसमें भी सबसे बड़ी बात यही है, बड़ी घोषणा उन्होंने यही की है। मुझे लगता है उन्होंने ये मान्य किया है कि केंद्र का जो गृह खाता है वो फेलियर है। क्योंकि अगर बांग्लादेशी हमारे देश में आए हैं, देश में बहुत सारे राज्यों से हमारे राज्य में आए हैं, तो उन्होंने भाजपा ने ये आज एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि यूनियन जो पूरी मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, ये काम नहीं कर पाता है और बांग्लादेशियों को रोक नहीं पाया। ये सरकार मजबूत सरकार नहीं है, ऐसे उन्होंने बताया है। हटाने की बात कर रहे हैं जो अजीत पवार जी जिस तरह से बजट पेश करते थे और सीएम ने जिस तरह से बजट पेश किया है, क्या सिमिलैरिटी लगी है? नहीं, देखो हर कोई अलग अलग बजट पेश करता है, लेकिन एक ही बात है, मैं यही कहूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर का बजट है और एलिसन लॉन्डरलैंड बजट है, बस। नहीं, इसलिए मैंने कहा एलिसन वंडरलैंड, क्योंकि अगर आप पूरी परिस्थिति देखें, जियोपॉलिटिक्स देखें, तो ईरान का युद्ध चल रहा है, उसमें से जो हमारे देश पे परिणाम दुष्परिणाम होने वाले हैं उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई स्पष्टता नहीं है। ये इंडो यूएस डील हो या इंडो ईयू डील हो, इस पर कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे हमारे बजट का हम जैसे कि पूरे आइसोलेटेड है, ऐसे ही बात चल रही है। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारा अंतर है जो सत्य परिस्थिति है और इनके बजट में जो उन्होंने सपने देखा है। IRIS देना और नेवल ड्रिल करके वापस जा रही थी, महज 370 किलोमीटर की दूरी पे से थी विशाखापट्टनम से, और वहां पर अटैक किया गया। ये भारत की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल सुरक्षा पे सवाल उठाता है, लेकिन हमारे जियोपॉलिटिक्स में हमारे के स्थान है उस पर भी उठाता है। एक बार हम नॉन अलाइंड थे, अभी हम नॉन वोकल बन गए। पहले हमारी सुर किसी के साथ मिलती नहीं थी, हम कहते थे हम सारी दुनिया के साथ है। आज दुनिया हमारे साथ नहीं है, विश्व गुरु सिर्फ हम खुद को कहलाते हैं होर्डिंग बैनर पे, लेकिन कोई भी दुनिया में आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस भाजपा की सरकार को ऐसे समझते नहीं कि इनसे कोई सलाह मशवरा करे। आइसोलेट कर दिया हमारे देश को। हमारे साथ राष्ट्रवादी के नेता शशिकांत शिंदे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आज का जो बजट पेश किया है, संतुष्ट हैं उससे? जो घोषणाएं आज मुख्यमंत्री ने की हैं, संतुष्ट हैं आप उससे? हम तो संतुष्ट नहीं है, महाराष्ट्र की जनता भी संतुष्ट नहीं होगी। देखो, अर्थ संकल्प जो भी आता है वो केंद्र का हो राज्य का, उसके ऊपर आम आदमी की जनता जो है ध्यान देती है। दो वजह रहती है, उत्पन्न बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बात होती है, जो आम आदमी के लिए क्या सुविधा मिलने वाले उसके ऊपर बात होती है। इस अर्थ संकल्प में हमें कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ा कि जिसके ऊपर हम लोग सरकार को धन्यवाद दें। ना किसानों के बारे में बात हुआ, ना लाडली बहन के बारे में बात हुई। जो भी योजना जाहिर की है उसमें 2 लाख की किसान को कर्ज मुक्ति दी है, लेकिन 2 लाख जून तक भरने वाले, जून तक जो है 2025 तक उनको देने वाले हैं। 2025 जून तक जो किसान है उनका तो बैंक रिकवरी करती है, उसको 50,000 ही मिलने वाले हैं। यानी ये जगलरी है।
2100 रुपये देने वाले थे उधर, उनका ध्यान नहीं दिया। अभी बोलते हैं मुफ्त बीज हमने दिया है, बिजली दी है। अरे मुफ्त बिजली दिया किधर? जो दिया उसके ऊपर अभी कंपलसरी कर रहा है सौर ऊर्जा करो। सौर ऊर्जा होने के बाद वो मुफ्त ही मिलने वाली है। तो एक जगह पे आप योजना देते हो, दूसरी तरफ से वो योजना को पैसा कम करने की बात करते हो। दुर्भाग्य क्या है, आज के इसमें खाली टोल के लिए रास्ता, उसके लिए तरतूत, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसके लिए तरतूत करके अगले इलेक्शन का तरतूत किया है। दूसरा सवाल ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से जुड़ा हुआ है। उन्होंने घोषणा की उनके राज्य के लिए कि जो जिस दंपत्ति को दूसरा और तीसरा बच्चा पैदा होगा उसे वो 25,000 रुपये आर्थिक सहायता राज्य की ओर से की जाएगी। डेमोग्राफी का यानी कि जो जनसंख्या उसका संतुलन बनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया, ये पता चलता है। क्या लगता है ऐसे निर्णय ज़रूरी हैं? इस निर्णय को आप लोग राष्ट्रवादी किस तरह तो एक जगह पे हम लोग बात करते हैं कि भारत की लोक संख्या बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर जितनी लोक संख्या बढ़ेगी उतने प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं। दूसरी जगह पे कुछ राज्य में लोक संख्या बढ़ाने के लिए अगर कोई ऐसा बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये देश के लिए कानून होना चाहिए, देश को यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। हर राज्य में अलग अलग अगर वैसे तरीके से डिसीजन होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि मुंबई के खासकर फेरीवाला को लेकर, मुंबई के फेरीवाला को लेकर विधानसभा में जब चर्चा हुई तो उसमें ये मंत्री उदय सामंत की ओर से कहा गया कि जो भी 32,000 जो अधिकृत पात्र जो फेरीवाला है उसमें से जो पात्र उन्हें रखा जाएगा और जो बांग्लादेशी उन्हें हम निकाल देंगे। ये बात हो रही है। बांग्लादेशी जहाँ पे भी हो उसके ऊपर निकालने के लिए कानून है ना। राज्य सरकार के पास पावर है, केंद्र के पास पावर है। अभी वो पावर होने के बाद हर वक्त में अलग अलग तरीके से वो बात निकालने का और उसका क्रेडिट लेने के, उसका माहौल बनाने की कोशिश करें, वो दुर्भाग्य की बात है। हमारा तो आगे जाके सवाल है, जिन्होंने दिया उसके ऊपर कार्रवाई करो। जिन्होंने परमिशन दिया, जिन्होंने वहाँ पे उनको प्रवेश देने के लिए जो कागजात दिए उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। उसको कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ मंत्री उदय सामंत है। खासकर से आज के बजट को आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि जो कुछ वादे किए गए थे, खासकर आप लोगों ने अहिल्या देवी कृषि पुण्यश्लोक अहिल्या देवी कृषि सम्मान योजना भी लाई, उसमें भी लाभ देने की कोशिश आपको किसानों को लेकर, क्या कुछ इस बजट में? नहीं, ये तो वचन पूर्ति का अर्थसंकल्प था। जो अपने किसान लोग हैं उनको कर्ज माफ़ी का जो आश्वासन हमने दिया था वो हमने पूरा किया है। जो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो मीडियम इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उनको भी कैसा आगे लेके जाना है, कैसा उनको बढ़ावा देना है, ये भी अर्थसंकल्प में था। छत्रपति संभाजी महाराज का जो स्मारक होने वाला है कोकण का, उसका भी उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। इसलिए चांदा से लेके बांदा तक हर एक के लिए दिलासा देने वाला ये अर्थसंकल्प था। इसके अलावा लेकिन बात करें, आज आपने सभागृह में एक बात कही, वो थी कि जो फेरी वाला है खासकर मुंबई के, उन फेरी वालों के लिए आपने कहा कि जो बांग्लादेशी हैं उनको हटा देंगे। जो टिस की जो उन्होंने सूची बनाई थी सर्वेक्षण, उसके मुताबिक हुआ। फैसला आपका क्या है? क्या आपने निर्णय दिया होगा? जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें भी अगर कोई बांग्लादेशी रहे तो उसको भी हम हटा देंगे। फेरी वाला में आगे जाके कोई बांग्लादेशी रहेगा उसको भी हम हटा देंगे। और जो फेरी वाला धोरण है वो कोर्ट के निर्णय के बाद हम उसकी अमलबजावनी करेंगे। और तब तक जो पीचेस देनी है टेम्परेरी बेस पे वो हम देने का सूतोवाच वहाँ किया मैंने, और उसकी कार्रवाई भी 15 दिन में शुरू होगी। चंद्रबाबू नायडू ने एक बात कही हुई है बजट में कि जो 25,000 रुपये उन लोगों को दिए जाएंगे, उन दंपत्तियों को, माता पिता को जो दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करते हैं। इस तरह की योजना उन्हें चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में लाई है। किस तरह से देख? नहीं, अभी ये तो क्या स्कीम है मैंने देखी भी नहीं है, और स्कीम देखे बगैर उसके ऊपर बात करना उचित बात नहीं है। लेकिन अगर सर्वसामान्य जो लोग रहते हैं उनके लिए अच्छी अगर योजना रहेगी तो उसका हम स्वागत करेंगे। वो संतुलित करने का आधार नहीं, इसलिए ना मैंने जो अपने सर्वसामान्य लोग हैं, जनता है, उनके लिए अगर अच्छी स्कीम है तो उसका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सागर के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।